लेट अस हैव क्यूरियोसिटी अबाउट फिजिक्स, अथा तो भौतिकी जिज्ञासा। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियस। तो आप लोगों को ये पता ही है बच्चों कि जो न्यूक्लियस है वो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं एज अ मेंबर पार्टिकल। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और ये न्यूट्रॉन्स भी मेंबर पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस का जो मास होता है वो एटम के मास के लगभग बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अकेले अकेले एटम में न्यूक्लियस का मास ही पूरे एटम के मास का 99.99% होता है। मतलब मैक्सिमम पार्ट ऑफ द मास इज कवर्ड बाय न्यूक्लियस इन एटम। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज होता है वो बेसिक चार्ज E मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो एटम के रेडियस के मुकाबले बहुत कम होता है। एटम का जो रेडियस है वो 10⁴ टाइम्स न्यूक्लियस के रेडियस से ज़्यादा होता है। एटम का जो वॉल्यूम है वो 10⁻12 टाइम्स न्यूक्लियस के वॉल्यूम से अधिक होता है। अब बच्चों आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट AMU को हम लोग यूनिफाइड मास यूनिट भी बोलते हैं। इसका सिंबल AMU भी लिखते हैं या U भी लिखते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है बच्चों? एक मोल कोई भी आप सब्सटेंस ले लीजिए, उसमें 1 मोल सब्सटेंस हैज Na नंबर ऑफ एटम्स। ये Na नंबर क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर है, मतलब 6.0225 इंटू 10⁻23। एक मोल सब्सटेंस में 6.0225 इंटू 10⁻23 की संख्या में एटम्स होते हैं। अगर मैं एक मोल कार्बन के बारे में बात करूं तो इसका मतलब ये हो गया कि 6.0225 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स कार्बन में मिलने वाले हैं। एक मोल कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम होता है। 12 ग्राम का मतलब 12 इंटू 10⁻³ kg, इतना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.0225 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है। अब बच्चों हम ये पता कर सकते हैं कि एक कार्बन का एटम, उसका मास कितना होगा, तो क्रॉस कर लीजिए, ये इंटू ये डिवाइड बाय ये, तो 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6.0225 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब बच्चों आते हैं डेफिनेशन पर। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या है, या यूनिफाइड मास यूनिट का डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम कौन सा, किसके बारे में बात हो रही है? 6C12 के बारे में बात हो रही है। मतलब वो कार्बन एटम जिसमें प्रोटॉन की संख्या, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 6 हो, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर 12 की संख्या में हो, मतलब कि 12 - 6 = 6। 6 की संख्या में, 6 की संख्या में न्यूट्रॉन्स हो न्यूक्लियस में, उस कार्बन एटम के बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, अब हम यहां पर एक कार्बन एटम का मास पता कर चुके हैं। इतना मास होता है एक कार्बन एटम का, इतना ग्राम। ठीक है, तो उसका अगर हम 12th पार्ट करें तो
1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू, इसको लिख लीजिए 12/6.0225 इंटू 10⁻23 ग्राम इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये जो कैलकुलेशन है देखो, इसमें यहाँ पर ये कट गया है ना। अब आगे की जो कैलकुलेशन है वो मैंने सीधे डायरेक्ट लिख ली है, आप लोग कर लेना। एक्चुअली मेरा जो आंसर आया था वो ग्राम में आया था, और वो आंसर है इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, है ना। तो इसको मैंने SI यूनिट केजी में कन्वर्ट कर लिया है, और मैंने यहां पर लिखा है, देखो यहां पर 3 की पावर बढ़ जाएगी, माइनस में ही है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो 1 AMU मास जो होता है वो 1.66 इंटू 10⁻27 kg इतना होता है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो एटॉमिक मास है, उस एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ये क्या कहती है? कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में जो टोटल मास और एनर्जी है ना, वो कांस्टेंट है। इसका ये भी मतलब होता है कि अगर कहीं से मास कम हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, तो उस मास के इक्विवेलेंट एनर्जी अपीयर हो जाएगी। और कहीं पर एनर्जी डिसअपियर होती हुई मालूम पड़े तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स में मास अपीयर हो गया है उसके बदले। ये बात हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि एक AMU जितना मास वो कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है। E इज इक्वल टू mc²। यहां पर हम मास लेंगे 1 AMU। 1 AMU कितना मास होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg इतना होता है। यहां पर जो एनर्जी लेंगे वो हम जूल में, इसका यूनिट जूल में आने वाला है। यहां पर हमको जो C दिया हुआ है, ये C क्या है? C है लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पर? फ्री स्पेस में या एयर में। अब हम ये C का वैल्यू और ये जो मास का वैल्यू है, ये वाला और ये वाला, यहां पर इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। तो हमको E कितना मिलेगा? E इज इक्वल टू, E क्या है? एनर्जी, इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ की पावर 2, C² है ना, इसीलिए। तो हमको एनर्जी मिली, अब ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। एनर्जी मिली 1.49 इंटू 10⁻10 जूल, इतनी एनर्जी मिली। तो आप बच्चों ये जानते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 1 जूल है, 1 जूल, इसको आप यहां नीचे ले जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, 1 जूल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां पर 1 जूल के बदले, यहां पर ये जो जूल है इसके बदले हम लोग ये वैल्यू रखेंगे, इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻10 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप खुद करना। E इज इक्वल टू हमको मिलेगा 931.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10⁻6 को हम लोग क्या बोलते हैं? 10⁻6 को हम लोग मेगा बोलते हैं।
तो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो हमने ये कंक्लूड किया कि AMU मास वो इक्विवेलेंट होता है 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। आपको ये याद रख लेना है। यहां पर ये लिखने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मास एनर्जी के बराबर होता है। मास एनर्जी के बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मास का यूनिट तो केजी है, ठीक है, मतलब 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी के बराबर है। तो यहां पर मास का यूनिट तो केजी है, और हाल फिलहाल तो मैंने मास का यूनिट 1 AMU लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर क्या है, एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब केवल इतना ही है कि 1 AMU मास अगर डिसअपियर हो जाए तो 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी एपियर हो जाएगी। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए बच्चों, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स वास्तव में किसी भी न्यूक्लियस के मेंबर पार्टिकल्स होते हैं। अब ये मेंबर पार्टिकल्स न्यूक्लियस के कौन होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से ही तो न्यूक्लियस बना होता है एटम का। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब है मेंबर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं। बच्चे केमिस्ट्री में भी ये पढ़ चुके होते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर Z। तो एटॉमिक नंबर Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। बच्चे ये भी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, A। इसका सिंबल है A। एटॉमिक मास नंबर A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं उसी को ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास नंबर A। आगे हम देखते हैं न्यूक्लिड क्या होता है। न्यूक्लिड को हम लोग न्यूक्लियर स्पीसीज भी बोलते हैं। स्पीसीज का मतलब होता है जाति या प्रकार। एटम की जाति या प्रकार किसके आधार पर? एटम की जाति या प्रकार न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के आधार पर। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर से मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, एनर्जी कंटेंट क्या है। तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के आधार पर हम एटम्स के अलग अलग प्रकार, अलग अलग टाइप, अलग अलग स्पीसीज डिसाइड करते हैं, है ना। तो इसको ही हम कह देते हैं न्यूक्लिड या न्यूक्लियर स्पीसीज। न्यूक्लिड को लिखने का सर्वमान्य तरीका वो यहां पर मैंने बता रखा है। देखो यहां पर लिखा है ZXA। यहां पर Z से क्या मतलब है? Z से मतलब है ये एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा है, मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने हैं वो बता रहा है। X का क्या मतलब है? X है सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए हमने सिंबल दे रखा है O, कार्बन के लिए हमने सिंबल दे रखा है C। यहां पर A क्या है? अभी अभी हमने देखा मास नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कितने हैं। तो बच्चों जब आप ZXA लिखते हो तो आप यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में जानकारी दे देते हो कि यहाँ पर टोटल प्रोटॉन कितने हैं और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता करोगे? आप A-Z कर लो, आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या पता हो जाएगी। और इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितनी संख्या में प्रोटॉन है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं और ये मेंबर पार्टिकल होते हैं। किसके मेंबर पार्टिकल होते हैं? न्यूक्लियस के मेंबर पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन्स पर का जो चार्ज होता है वो आप ऑलरेडी जानते हो, वो बेसिक चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर मैं AMU में लिखना चाहूँ तो 1.007276 U या AMU, इतना प्रोटॉन का मास होता है। प्रोटॉन का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम वो 1/2 इंटू h/2π के बराबर होता है। यहाँ पर h कौन है? प्लैंक कांस्टेंट है। न्यूक्लियस में रहे प्रोटॉन्स की संख्या को हम लोग Z सिंबल भी देते हैं। प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट वो 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इसके पास में कोई चार्ज नहीं होता। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.671 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। अगर AMU में हम बोले तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 U या AMU के बराबर होता है। जो ये न्यूट्रॉन होता है इसके पास में आयोनाइजिंग पावर बहुत कम होती है। जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है। फ्री न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ना कि जो न्यूट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस में पाया जाता है स्टेबल कंडीशन में, लेकिन अगर कोई न्यूट्रॉन वो नेचर में बिना न्यूक्लियस के अंदर रहे हुए, मतलब बाहर कहीं है, तो वो बहुत कम समय तक ही स्टेबल रह सकता है और वो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, मतलब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड और रिपल्ड बाय न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन कैन पेनिट्रेट डीप इनटू एटम। न्यूट्रॉन के पास कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर न तो कोई अट्रैक्शन फोर्स लगता है न तो कोई रिपल्शन फोर्स लगता है। इस कारण से अगर आप न्यूट्रॉन को आप ऐसा समझो कि आप न्यूट्रॉन को कोई बुलेट बना करके और फायर करते हो, मतलब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हो, तो न्यूट्रॉन जो है ना वो एटम में डीप तक जा सकता है। जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होता है उसकी जो वेलोसिटी है वो 2200 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2200 मीटर इतनी दूर जा सकता है, इतनी स्पीड है थर्मल न्यूट्रॉन की। ये थर्मल न्यूट्रॉन कौन से टाइप का न्यूट्रॉन है? थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब ये होता है कि देखो बच्चों, मान लो कि अभी इस समय यहाँ पर इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस टेम्परेचर के कारण कुछ एनर्जी न्यूट्रॉन के पास में होगी। तो ये न्यूट्रॉन की इस न्यूट्रॉन को हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन कह देंगे। मतलब ये जो थर्मल न्यूट्रॉन है वो जिस स्पेस में है उस स्पेस के टेम्परेचर के कारण उनके अंदर रही हुई जो थर्मल एनर्जी है, उस थर्मल एनर्जी के कारण वो 2200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी या स्पीड रखते हैं। जो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं इनका जो एनर्जी है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का होता है। जो ये थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में भूमिका निभाते हैं। न्यूट्रॉन्स का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम वो 1/2 इंटू h/2π के बराबर है। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन मैंने लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो। न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो -1.91 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जितना। बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, वो ये है केडविक एक्सपेरिमेंट। तो ये जो केडविक अंकल थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन ध्यान से देखिए, एक फिगर बता रखी है। इस फिगर में सबसे पहले पोलोनियम क्या है? पोलोनियम अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है। पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल के एमिट आउट होते रहते हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, इन अल्फा पार्टिकल्स को एज अ बुलेट
यूज़ किया गया किसको, किसके ऊपर बम्बार्डिंग करने के लिए? बेरिलियम मेटल के ऊपर बम्बार्डिंग करने के लिए। मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बेरिलियम मेटल के ऊपर आते हैं और टकराते हैं। अब ये जो बेरिलियम मेटल है, इस बेरिलियम मेटल के बाजू में आप फिगर में देखो, यहां पर पैराफिन ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये जो पैराफिन और बेरिलियम मेटल है, इन दोनों के बीच में ये पता किया गया कि इनके बीच में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इजेक्ट आउट होते हैं, जो बेरिलियम से बाहर निकल करके आते हैं। ठीक है, तो ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर पता हो गई थी कि जो ये पैराफिन ब्लॉक है ना, पैराफिन ब्लॉक से निकल के प्रोटॉन्स जरूर बाहर आ रहे हैं। मतलब पैराफिन ब्लॉक से प्रोटॉन एमिट आउट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो बेरिलियम की जो ये मेटल शीट है, मेटल ब्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ से तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हो रही है। उसके बाजू में रखा हुआ है पैराफिन ब्लॉक। पैराफिन ब्लॉक एमिट आउट करता है प्रोटॉन्स को। तो बेरिलियम मेटल और पैराफिन ब्लॉक, इन दोनों के बीच में ये लॉजिक लगाया गया कि इन दोनों के बीच में पक्का कुछ पार्टिकल होंगे और वो पार्टिकल निकल के एमिट आउट होते होंगे बेरिलियम मेटल से और वो टकराते होंगे पैराफिन ब्लॉक को। और ये जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, जो पैराफिन ब्लॉक को टक्कर देते हैं, हिट करते हैं, तो उस काइनेटिक एनर्जी को रिसीव करके ही पैराफिन ब्लॉक के जो प्रोटॉन्स है वो एमिट आउट होते हैं, बाहर निकल के आते हैं। अब यहाँ पर ये बात तो पक्की हो गई कि बेरिलियम मेटल और पैराफिन ब्लॉक, इनके बीच में कोई ऐसे पार्टिकल हैं जो बेरिलियम मेटल से निकल के आते हैं और पैराफिन ब्लॉक को टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और पैराफिन ब्लॉक के जो प्रोटॉन्स हैं उनको अपनी काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी लेकर के जो पैराफिन ब्लॉक के प्रोटॉन्स हैं वो बाहर एमिट आउट हो रहे होते हैं। तो ये पाया गया और ये लॉजिकल भी देखा गया कि जो बेरिलियम मेटल से जो पार्टिकल्स निकल के बाहर आ रहे हैं, एमिट आउट होते हैं और पैराफिन ब्लॉक को टकराते हैं, वो पार्टिकल पक्का प्रोटॉन जितना मास अपने अंदर रखते हैं। बेरिलियम मेटल से जो पार्टिकल निकल के आ रहे हैं वो फोटोन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो फोटोन्स है ना, इनका वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है। तो बेरिलियम मेटल से इजेक्ट आउट होने वाले, बेरिलियम मेटल से जो रेज बाहर निकल के आ रही थी, एमिट आउट हो रही थी, वो रेज कम एनर्जी की थी। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर फोटोन पार्टिकल नहीं है, कोई और तरह के पार्टिकल हैं जो कि न्यूट्रल हैं, है ना। ये जो बेरिलियम मेटल है और पैराफिन ब्लॉक है, इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई करके देखा गया, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करके देखा गया। तो ये जो इजेक्ट आउट होने वाले पार्टिकल बेरिलियम मेटल से, वो पार्टिकल अपना पाथ डेविएशन नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पता चला कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जिनके पास में कोई चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पर सबसे नीचे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन सबसे नीचे आप इक्वेशन देखिए। यहाँ पर हमने बता रखा है कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? 2He4, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। मतलब हीलियम से, अगर हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हीलियम के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दो, हटा दो, भगा दो, तो जो बच जाएगा ना, वो हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा। तो हीलियम के न्यूक्लियस को ही हम लोग कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहां पर देखो, अल्फा पार्टिकल जब 4 बेरिलियम 9 के साथ में स्ट्राइक करता है तो 6C12 कार्बन बनता है और एक न्यूट्रॉन फ्री हो जाता है। अभी तुम लोग की केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप का मतलब है कि वो सभी एलिमेंट्स जिनके अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स में प्रोटॉन की संख्या समान हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, 6C12, 6C11, 6C10, 6C14। मतलब ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स के टाइप्स हैं। और यहाँ पर देखो कि सभी के पास प्रोटॉन तो 6 6 6 6 6 ही हैं,
सभी एटम्स के अंदर रहे हुए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो 6666 हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है ना। तो ये जो 6C12, 6C11, 6C14 ये सभी जो एटम्स हैं वो कार्बन एटम्स हैं और वो कार्बन के आइसोटोप हैं। आइसोटोप का मतलब होता है सेम पोजीशन। तो जो अभी मैंने एग्जांपल दिए कार्बन के आइसोटोप्स के, तो ये सभी पीरियोडिकल टेबल में एक ही जगह पर एक ही स्पेस में आने वाले हैं। मतलब आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो सेम होती है। क्योंकि आइसोटोप का मतलब ही है सेम प्लेस, पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस रखना। ये जो आइसोटोप है ना ये अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में कार्बन 12, कार्बन 11, कार्बन 10, कार्बन 14, ये इनका जो प्रतिशत प्रमाण है, इनका जो परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग है। कोई हो सकता है 95% हो, कोई हो सकता है 2% हो, कोई हो सकता है 0.1% हो। मान लो बच्चों कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है P, ठीक है। तो इस P एलिमेंट के P1, P2, P3 ये सब आइसोटोप्स हैं। अब ये जो आइसोटोप्स हैं इनका जो एटॉमिक मास है ना वो U1 ले लो, इसका U2 ले लो और इसका U3 ले लो, ठीक है। एटॉमिक मास। अच्छा, इनका जो रिलेटिव एबंडेंस है, मतलब कि इनका जो रिलेटिव प्रतिशत प्रमाण है वो है X, P2 का Y और P3 का Z। मतलब X परसेंटेज में तो P1 अवेलेबल है, Y परसेंटेज में P2 अवेलेबल है नेचर में और Z परसेंटेज में P3 अवेलेबल है नेचर में। और ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं ना तो ये इनके टोटल, इसको अगर मैं टोटल 100 मान लूं, 100% मान लूं तो उसके रिलेटिव में बता रहा हूं मैं, मतलब ये रिलेटिव परसेंटेज बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट P, जिसको हम कह सकते हैं वेटेड एवरेज ऑफ एलिमेंट P इज इक्वल टू X इंटू U1 प्लस Y इंटू U2 प्लस Z इंटू U3 डिवाइडेड बाय 100, इतना होगा, ठीक है। अब यहां पर हमको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो अनस्टेबल, जो कि स्टेबल नहीं है, वो एलिमेंट जो स्टेबल नहीं है या जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, मैं उन आइसोटोप्स के बारे में बात कर रहा हूं जो कि अनस्टेबल है या तो रेडियो एक्टिव है। इन आइसोटोप्स के केस में जो एलिमेंट है ना उसको हम वी डोंट टेक इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब तुम तो आइसोबार्स क्या होते हैं ये भी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो ना। तो जो आइसोबार्स हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, मतलब A जिनका सेम होता है, मतलब जिनके पास में न्यूक्लियॉन्स की संख्या सेम होती है। मतलब ये कि जिनके पास वो एलिमेंट्स जिनके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। ये जो आइसोबार्स होते हैं इनका सेम वेट भी होता है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स मतलब कि मेंबर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है, इसीलिए इन एलिमेंट्स का वेट भी सेम होता है। किनका? आइसोबार्स का। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन 1H3। 1H3 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन की संख्या है और 3 न्यूक्लियॉन्स की संख्या है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला करके। इसका मतलब 3 - 1
2, 2 क्या है? 2 न्यूट्रॉन की संख्या है। अब उसका जो आइसोबार है वो हम देखते हैं 2He3। तो यहाँ पर देखो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 2 है ना, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर अलग हो गई, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या है, न्यूक्लियस में रहे हुए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो वो तो 3 है, ठीक है। तो 1H3 में और 2He3 में A मतलब न्यूक्लियॉन्स की संख्या मतलब मास नंबर सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल 7N15 और 8O15, यहाँ पर जो मास नंबर है यहाँ पर दोनों के सेम है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार हैं। अब ये जो आइसोबार्स हैं यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स की संख्या मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होने से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती हैं। ये जो आइसोबार्स होते हैं जैसे कि 7N15 और 8O15 जो कि एक दूसरे के आइसोबार हैं, इन दोनों का जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर सेम प्लेस नहीं होता। जो अभी लाइट नहीं है फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कोई व्यवधान हमें रोक नहीं सकता। तो अब हम ये देखते हैं कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। तुम देख चुके हो केमिस्ट्री में भी कि आइसोटोन्स का मतलब है कि वो एलिमेंट्स जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या मतलब कि एटॉमिक नंबर उनका अलग अलग हो सकता है क्या होता है। तो यहां पर एग्जांपल देखिए 4Be9 और 5B10 का, ये दोनों जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं और यहां पर इन दोनों के पास प्रोटॉन की जो संख्या है, एक के पास 4 है, एक के पास 5 है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेरिलियम Be के केस में 9 - 4 करें आंसर आएगा 5 और बी के केस में 10 - 5 कर दो आंसर आएगा 5, मतलब कि दोनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या 5 है। नेक्स्ट एग्जांपल है 6C13 और 7N14। तो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन को देखिए, यहां पर 13 - 6 7 न्यूट्रॉन्स की संख्या 7 है कार्बन में, इस कार्बन में 6C13 में, और 7N14 को देखिए 14 - 7 = 7, यहां पर नाइट्रोजन में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी 7 है। तो 6C13 और 7N14 में न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होने से ये एक दूसरे के आइसोटोन्स कहे जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों के प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या समान नहीं है, ठीक है। तो ये रहे आइसोटोन के एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल है 11Na23 एंड 12Mg24। तो ये जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं क्योंकि इन दोनों के पास में न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना कि मैंने आप लोगों के लिए नोट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, तो जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वे मेरे द्वारा भेजे हुए जो नोट्स हैं उनको ओपन करके रखते हैं जब वे मेरे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। तो आप मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स को मंगवा सकते हैं, आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको केवल मैसेज करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों।